विमान स्थान, सूत्र क्रमांक 9, इसको देख करके फिर 10 में जाएंगे। 9, 10 और 11 ये तो इतना जबरदस्त है कि इसके ऊपर कितनों ने पीएचडी किया है, विशेष करके 10 हाँ और बोल ठीक है ठीक। हैं? हम टाइट बंद कर ले ऑर्केस्ट्रा ऐ कम मैं तू ये 2-2 किलो का। दिलीप कुमार जी, आप जरा ऑडियो को बंद करिए जरा। हाँ हाँ गुरुजी सॉरी बोलिए। कितनों ने चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 6 के 9वें सूत्र के ऊपर पीएचडी किया है? कितनों ने 10वें सूत्र के ऊपर किया है? एक आपने कहावत सुना होगा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुया, क्या है? पंडित भयानक होए। ऐसा सुना है आप लोगों ने कुछ? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो बहुत सारे चरक संहिता पढ़ लिया, कोई खास समझ में नहीं आया। सिर्फ ये 3 सूत्र को समझ लो, सब कुछ आयुर्वेद समझ में आ गया। प्रणाम गुरुजी। राम जी, देखते हैं जरा क्या चीज है। निकालिए जरा, विमान स्थान निकाला आप लोगों ने? 6ठे अध्याय सूत्र क्रमांक 9। जी गुरुजी। जैसे परसों हम लोगों ने चर्चा किया था, इंसान जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 महाभूत से तैयार हुआ, कुछ भी जड़ चेतन स्थावर जंगम, जिसमें से जो जीवधारी है, जीवधारी का मतलब जिसके अंदर प्राण है, उसमें हमने क्या कहा था 5वें नंबर वाले सूत्र में? शरीर और मन ये दोनों जीवधारी के शरीर को नियंत्रित करने वाले हैं। इसमें से 9वें नंबर वाला जो सूत्र है, यह सूत्र हमें मन किस तरह से हमारे शरीर को नियंत्रित करता है और मन में किस प्रकार से अनुबंध का मतलब है बाधा पड़ता है मन के ऊपर, इसका जिक्र हम लोगों ने कल परसों किया। रज और तम यह मन को अनुबंध करता है। अनुबंध का मतलब है डिस्टर्ब करता है, रोक देता है, क्योंकि हाँ सॉरी रुचि एक चीज सॉरी। यस, अभी आपने बताया था कि ये मन और शरीर जीव को क्या करता है? मन जीवधारी जितने भी है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा, पर हमें पता चलेगा ना कि आप तो कहाँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। एक जो जीवधारी है, जीवधारी किसको बोलते हैं? जिसके अंदर आत्मा है, जीव है ना? उस जीवधारी को ये 2 चीजें नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का मतलब है उसको संचालन करता है। एक होता है शरीर, दूसरा होता है मन। ये शरीर और मन दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है, भिन्न भिन्न चीजें। शरीर के अंदर मन है और मन से प्रभावित शरीर होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। शरीर और मन ये दोनों आपस में पूरक है। इसका मतलब होता है शरीर से मन चलता है और मन से शरीर चलता है। शरीर में रह करके शरीर को चलाने वाला जो मन है, वो सत्व गुण से, वो जब तैयार हुआ तो सत्व गुण से तैयार हुआ। पहली बार जब माँ के गर्भ में तैयार हुआ ना, तो सत्व गुण से तैयार हुआ। मन जो है सत्व गुणी है, लेकिन रज और तम ये मन को प्रभावित करते हैं। रज और तम
मन को प्रभावित करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान, घमंड करना, क्रोध से चूर चूर होना। एक आदमी गुस्से से पागल हो गया और थप्पड़ बरसा रहा है लोगों को, गोलियां मार रहा है लोगों को, तो उसका शरीर जो चल रहा है उसके मन के बस में होकर के चल रहा है। तो मन किसके बस में हुआ? क्रोध के बस में। तो ये 9 नंबर वाला सूत्र क्या बोलता है? नियतस्तनुबंधो रजस्तमोह। मन जो है रज और तम से अनुबंध होकर के, यानी इन दोनों से प्रभावित होकर के, इन दोनों से बधा हुआ जो मन है, परस्परम न अरजस्कम तमा प्रवर्तते। ठीक है, यह एक दूसरे के रजगुण और तम गुण का परस्पर निश्चित संबंध होता है, रज और तम का। इसीलिए यह रज और तम ये दोनों ही एक, कहते हैं ना कि एक थाली के चट्टे बट्टे। तो रज और तम क्या है? सत्व गुण से युक्त जो मन है उस मन को ये दोनों रज और तम, ये दोनों विकार से ग्रस्त करने वाला, भोग और विषयों के प्रति लोगों को प्रेरित करने वाला, ये दोनों भाई बंधु है, भाई भाई है, रज और तम, जिसका संबंध सत्व गुण से है नहीं। सत्व गुण इनके बड़ा शत्रु है। ठीक है, 9वें नंबर में हम इतना ही समझेंगे। अब आ गया 10वें नंबर में। अब ये बहुत समझने वाली चीज है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बात, कोई मेरे लफ्ज समझ में नहीं आया तो प्लीज क्वेश्चंस जरूर करिएगा। गुरुजी सॉरी, एक चीज प्लीज। यस। ये वाली आपने बताया नहीं कि अभी, कि आपने बताया जो शरीर और मन है ये जीवात्मा को करते क्या है, आप जो बता रहे थे ये नहीं बताया आपने। हाँ, ये नहीं बताया आपने, जीव को क्या जीवात्मा कर। को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। जीवात्मा का मतलब आप फिर देखो किस, आप उधर चले गए, उधर नहीं जाना है। शरीर ओके। और मन, ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें, शरीर और मन, इसको हम्म। आधार बना करके आत्मा, है ना, जीवधारी जो व्यक्ति है उसके अंदर शरीर और मन का प्रभाव रहता है। उन दोनों में जो मन है, मन के ऊपर बात हो रही है यहाँ पर। जी। ठीक है, अभी आपके मन में जो कुछ भी है ना उसको आप जरा क्वेश्चन मार्क करिएगा, उसको नोट करके रखिएगा। अगर बीच में बोलेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है ना, ओके एक ओके ही बात को। ओके। ठीक है, बस कुल मिलाकर के ये समझना है कि जो मन है, मन रज और तम से दूषित हो जाता है, क्योंकि इसका वास्तविक जो स्वरूप है वो सत्व गुण है। और शरीर जो है वो ज्वर, अतिसार आदियों से विकारग्रस्त होता है। और मन विकारग्रस्त कब होता है? काम, क्रोध, लोभ आदि इन चीजों से मन विकारग्रस्त होता है। बस इतना ही समझने वाली है इस 9वें सूत्र में। अब हम देखेंगे 10वें सूत्र। ऑडियो को सभी लोग म्यूट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शरीर दोषाणम एक अधिष्ठानीयानाम सन्निपात संसर्गो व समान गुणत्वात् दोषा ही दूषण ही समान। आपके पास चरक है तो उसको जरूर समझ लो। अब ये क्या बोलता है? बिल्कुल समझने वाली बात है। ये बोलता है हमारे शरीर में जो दोष है, किसी भी चीजों से प्रभावित होता है, प्रभावित करने वाला जो हेतु है वह शरीर में समान गुण से चीजों को प्रभावित करती है। वो मैं अभी आपको बता दूंगा। शरीर दोषाणाम, शरीर में कौन कौन से दोष है? कफ है, पित्त है, वायु है, ये तो सबको पता है। शरीर दोषाणाम, शरीर में 3 दोष है, कफ, पित्त, वात। अधिष्ठानीयानाम, अधिष्ठानीयानाम का मतलब है वह जो कफ, पित्त, वात है। अधिष्ठान का मतलब है जिससे वो प्रभावित है, जहां पर वो, जैसे एक दारू पीने वाला आदमी का अधिष्ठान क्या हो गया? दारू का अड्डा। हुआ कि नहीं हुआ? वो हमेशा वहीं जाने के लिए सोचता है। तो शरीर के जो ये दोष है, इस दोष का अधिष्ठान क्या हुआ? उन दोषों को प्रभावित करने वाले हेतु।
और वह जो हेतु है कैसे होते हैं? गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल, ये कफ के अधिष्ठान है, ऐसे समझ लो। ये क्या है? दोषों में से जो कफ है उसका अधिष्ठान है, यानी कफ इनके ऊपर डिपेंडेड है। रुक्ष, शीत, चल, खर, विशद, ये वायु के वात रूपी दोष का अधिष्ठान है। तीक्ष्ण, उष्ण, द्रव, ये किसके अधिष्ठान है? पित्त के है। आया समझ में? शीत गुण प्रधान जो कोई भी द्रव्य है, खाना है, पीना है, चलना है, फिरना है, जिन किसी चीजों से भी शीत गुण बढ़ता होगा या उसमें उस तरह का गुण है, वह गुण कफ के अधिष्ठान है। जैसे शहद देख करके हम कहेंगे कि भैया ये तो मधुमक्खी ने ही कलेक्शन किया होगा, कोई और तो कर नहीं सकता। ऐसे ही मिथिल गुण देख करके हम क्या कहेंगे? भैया ये तो कफ का ही कर्म लगता है, क्योंकि यह कफ का अधिष्ठान है। अब ये बताना क्या चाहता है वो पहले इस उदाहरण को समझाया, अब मैं आपको बताता हूं। शरीर दोषाणाम एक अधिष्ठानीयानाम सन्निपात। अब ये बोलता है, जैसे सन्निपात परसों हमने पढ़ा था ना, संसर्ग और सन्निपात, इसको आज हम थोड़ा भिन्न तरीका से समझते हैं। संसर्ग क्या है, सन्निपात क्या है, इसको हम अत्यंत सहज और सरल तरीका से समझते हैं। एक आदमी आया, कहने लगा, अच्छा चलो, संसर्ग का मतलब होता है कोई दो दोष अपने अपने कारणों से अगर बड़े हुए हैं तो उसको कहेंगे संसर्ग। ध्यान से सुनना, कोई दो दोष अपने अपने कारणों से बड़े हैं तो उसको कहेंगे संसर्ग। देखो, सन्निपात संसर्गो व समान गुणत्वात्। संसर्ग किसको कहेंगे? संसर्ग शब्द का अर्थ होता है जो कोई भी दोष अपने कोई भी दो दोष अपने अपने गुणों से बड़े हुए हो अगर, तो जो वो दो दोष अपने गुणों से बढ़ गए उसको संसर्ग कहेंगे। और जो कोई भी तीनों ही दोष अपने अपने कारणों से बड़े हो उसको सन्निपात कहेंगे। अब इसको लिखो जरा, इसको मुझे लगता है क्योंकि ये इसको समझना जरूरी है, इसीलिए इसको नोट करते हुए लिखना है। अब एक उदाहरण से समझते हैं संसर्ग को। पहले मान लीजिए किसी आदमी को बुखार हो गया। बुखार होने के पीछे का कारण है उस आदमी ने बहुत दिनों से काली मिर्च खाया है। महाराज दिन भर काली मिर्च खाया, सुबह खाया, शाम को खाया, कल खाया, परसों खाया, खाता ही रहा। अब देखो, काली मिर्च में कौन कौन से गुण है, नोट करिए। उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, कौन कौन से गुण हो गया विशेष करके? रुक जा। उष्ण, तीक्ष्ण और रुक्ष। काली मिर्च रूखा भी है, काली मिर्च तीखा भी है, तीक्ष्ण है, काली मिर्च उष्ण यानी गर्म भी है। ये तीन गुण हो गया। संसर्ग को मैं ध्यान से समझा रहा हूं। अब देखो, रुक्ष गुण से वायु बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वायु में रुक्ष गुण है, तो ये सूत्र क्या बोलता है? शरीर दोषाणम एकाधिष्ठानीयानाम। शरीर में जो दोष है वो अपने अधिष्ठान से बढ़ते हैं। अगर तीनों ही दोष के गुण उस द्रव्य में होगा तो वह तीनों ही दोषों को बढ़ाने वाला होगा, तो उसको हम कहेंगे सन्निपात। लेकिन यहाँ
काली मिर्च अधिक सेवन करने से अगर उसको बुखार हुआ है तो हम कहेंगे संसर्ग। क्यों? क्योंकि रुक्ष गुण से वायु बढ़ गया, उष्ण और तीक्ष्ण गुण से पित्त बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कितने दोष बढ़ गए काली मिर्च खाने से? 2 दोष दो बढ़ गए। 2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तीसरा बढ़ा कि नहीं? कफ बढ़ा कि नहीं? अगर कफ भी बढ़ गया होता तो हम कहेंगे भैया ये तो तीनों ही दोषों को प्रभावित कर रहा है। यानी अब यहाँ काली मिर्च खाने से वायु अपने कारणों से बढ़ रहा है। कौन सा कारण है उस काली मिर्च में? रुक्ष है। पित्त, एक सेकंड, हाँ, पित्त अपने ही कारणों से बढ़ रहा है। कौन सा कारण है उस काली मिर्च में? रुक्ष। तो अधिक मात्रा में काली मिर्च के सेवन करने से उसको बुखार हो रहा था। तो संसर्ग, क्या चिकित्सा करना चाहिए? पित्त और वात इन दोनों के रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण इनके विपरीत चिकित्सा, दोष के विपरीत चिकित्सा करना है। तो हम कहेंगे भैया बुखार हुआ है, इसको क्या दिया जाए? रुक्ष का विपरीत क्या है? स्निग्ध। उष्ण का विपरीत क्या है? शीत। तीक्ष्ण का विपरीत क्या है? हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? मंद ले सकते हैं, स्निग्ध ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने संसर्ग का चिकित्सा किया। लेकिन जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण के बदौलत आप किसी तीसरी चीजों को बहुत सारे आप अभ्यास कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। एक आदमी खूब यात्रा करते हुए वैष्णो देवी जा रहा था। ऊपर जैसे ही चढ़ाई शुरू किया तो महाराज बरसात में भीग गया। ठंडी का मौसम है, बरसात से भीग गया और भीगने के बाद वो घर में आया तो बुखार हो गया। अब इस बुखार में कितने हेतु मिल गए? अधिक यात्रा करने से वायु के चल गुण बढ़ गया। तो चल गुण वायु का अपना हेतु हो गया। वायु ने तुरंत उसको पकड़ लिया, कहा कि भैया ये तो मेरा अधिष्ठान है। देखो यहाँ बोल रहा है ना, अधिष्ठानीय नाम सन्निपात। ये तो भैया मेरा अधिष्ठान यानी मेरा घर है, मेरा स्थान है। वायु अपने स्थान को पा करके रुक्ष को पकड़ करके बढ़ गया। दूसरा क्या है? शीत है। तो शीत भी वायु का एक गुण है। तो ध्यान देना, वायु रुक्ष के साथ अगर शीत मिल जाए तो वायु जल्दी प्रभावित हो जाता है, बढ़ता है। तो वायु के 2 गुण हो गया, रुक्ष, शीत। ठीक है, रुक्ष, शीत, ये वायु के गुण हो गए। एक दोष हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा है? बहुत सर्द हवा चल रही है, हिमालय क्षेत्र है, बरसात का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, तो ये कफ हो गया। कफ हुआ कि नहीं? कफ हुआ कि नहीं? हुआ है ना? कफ के शीत गुण हुआ सर जी। शीत गुण भी कफ में है। जब पानी है, बरसात हो रही है तो पानी में भी लिक्विड है, तो वो भी द्रव हो गया, स्निग्ध हो गया उस पानी में। तो ये क्या हो गया? कफ हो गया। तो यहाँ देखो जरा, इस व्यक्ति को अगर लक्षण होगा, सिर में दर्द हो रही है, नाक से पानी बह रहा है, सिर में दर्द हो रही है, नाक से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, शरीर में भारीपन लग रहा है, इसको नोट करना जरा। सिर में दर्द होना वायु के वजह से हो गया, क्योंकि जहां जहां दर्द है वहां वहां वायु है। नाक से पानी बह रहा है, शरीर में भारीपन लग रहा है, ये किसका हो गया बताइए?
नाक से पानी बहना कफ के भी है। कफ हो गया, नाक से पानी बहना, शरीर में भारीपन लगना, ये कफ हो गया। तो देखो जरा, कफ का हेतु था, उसके लक्षण भी दिख रहा है। वायु का हेतु था, उसका लक्षण भी दिख रहा है। समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। रोगी हमारे पास आया, उसमें कोई समस्या है, क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है, क्या हुआ था, कहाँ गए थे, क्या खाए थे, वैष्णो देवी गया था, बरसात हो गया, बाद में बुखार आया, बुखार के लक्षण क्या क्या है, सिर में दर्द हो रही है, शरीर में भारीपन है, नाक से पानी बह रहा है, छींक आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, शरीर बहुत गर्म है, तप रहा है। अब ये तपना किसका है, कौन सा दोष है जो शरीर में ताप उत्पन्न करता है? पित्त, कफ, पित्त के गुण। हाँ, पित्त है। पित्त है कि नहीं, सभी लोग बताइए जरा। शरीर में गर्मी उत्पन्न होना, ताप उत्पन्न होना किसका लक्षण है, कौन सा दोष है? पित्त का है। लेकिन हमें हेतु में पित्त मिल रहा है क्या? मिल रहा है नहीं, क्या पित्त? नहीं, नहीं मिल रहा है, पित्त नहीं मिल रहा है। कौन से हेतु मिला? कफ का, वायु का। लेकिन भैया शरीर तप क्यों रहा है? शरीर तप क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे पसीना नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे आवृत का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि वायु ने मिलकर तप उष्णता को बढ़ा दिया, आई थिंक। हाँ, हाँ। अब क्या होगा यहाँ पर? कफ स्वतंत्र कारणों से बढ़ा है, वायु स्वतंत्र कारणों से बढ़ा है, इसको हम कहेंगे संसर्गज दोष। लेकिन पित्त परतंत्र कारणों से बढ़ा है, अपने निज हेतु से बढ़ा नहीं है, अपने कारणों से बढ़ा नहीं है। पित्त निज हेतु से, अपने अधिष्ठान से बढ़ा नहीं है। पित्त बढ़ा जरूर है, अपने कारणों से बढ़ा नहीं है। उसका कोई हेतु समझ में नहीं आया, कोई हेतु है ही नहीं। पित्त यहाँ परतंत्र दोष प्रकोप हो गया। अभी हम समझेंगे बाद में ये परतंत्र है क्या चीज। परतंत्र का मतलब होता है जिसका अपना हेतु नहीं है। अभी मैंने पहले ये उदाहरण दे करके बाद में परतंत्र अब मैं समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। परतंत्र किसको कहेंगे? जिसका, जिस दोष का अपना कोई हेतु नहीं है। हेतु यानी रीजन, रोग का कारण दोष के संदर्भ में जिसका नहीं है वह है परतंत्र। फिर भी लक्षण दिखता है तो परतंत्र है। हेतु है, कारण स्पष्ट है, कारण वायु को, वायु वाला है, कारण जो है कफ वाला है, और उसके लक्षण भी दिखते हैं। तो वायु स्वतंत्र, कफ स्वतंत्र, पित्त क्या है? परतंत्र है। अब रोगी कहता है महाराज बहुत ताप है, गर्मी है, तो हमें क्या देना चाहिए? उसको सुदर्शन घनवटी देना चाहिए, सुदर्शन टैबलेट देना चाहिए। वो क्या करेगा? कैसा दवाई है, कौन सा गुण है उसमें? है उष्ण, तीक्ष्ण, अनुलोमक, तिक्त, कटुरस प्रदान है। क्यों? क्योंकि कफ के गुणों को भेदन करना है। यह कफ मंदाग्नि होकर के अग्नि स्थान में जाकर के अग्नि को बलपूर्वक वहां से निकाल के रस धातु में फेंक देता है। जब तो बेचारा दुखी पित्त रस से होते हुए समूचे शरीर में पहुंच करके आग को यानी गर्मी को दिखाता है। बेसिकली पित्त स्वतंत्र अपने कारणों से गर्मी नहीं बना रहा था शरीर को, उस कफ या वायु के कारण से आमा से हम जोर प्रकट में पढ़ते आ चुके हैं। ठीक है, तो कुल अभी ये समझ में आया कि नहीं आपको? 9 नंबर में 10 नंबर वाला, संसर्ग व समान गुणत्वात दोषा ही दूषण ही समाना। इसका मतलब समझ लो, जो कोई भी दोष है
वह अपने समान गुणों से बढ़ते हैं, विपरीत गुणों से कम होता है। संसर्ग का मतलब क्या है? कोई भी द्रव्य या कोई भी व्यवहार हेतु अगर दोनों दोषों को बढ़ाने वाला है, हेतु भी है और लक्षण भी है, तो संसर्गजन्य। तीनों दोषों के बढ़ाने वाले हेतु भी है और लक्षण भी तीनों दोषों के दिखते हैं, तो फिर ये संसर्ग, ये जो है सन्निपात हो गया। संसर्ग सन्निपात क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब हम जाएंगे। हाँ गुरुजी जी, एक मिनट, अगर हेतु 2 हो और लक्षण 3 हो तो संसर्ग होगा? नहीं नहीं नहीं, देखो हेतु 2 है, अभी मैंने बताया, लक्षण 3 है, तो जो हेतु है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र व्याधि को क्रिएट कर रहे हैं, चिकित्सा उसी की करनी है। जिसका हेतु नहीं है मगर फिर भी लक्षण दिखता है, तो चिकित्सा उसकी नहीं करनी है। जिसका हेतु नहीं उसकी चिकित्सा नहीं, जिसका हेतु है उसका चिकित्सा है। यह बात किसी को समझ में नहीं आया तो पूछिए। दूध पी लिया, दूध पीने से शीत गुण, स्निग्ध गुण, मधुर गुण, मधुर रस, शीत, स्निग्ध, पिच्छिल आदि गुण बढ़ गया। बढ़ने से साइनस हो गया, खांसी हो गया, बलगम हो गया, इतना ही है, बाकी कोई लक्षण नहीं है। स्पष्ट हो गया कि स्निग्धता कफ के दूध के कारण से बढ़ा है, तो ये क्या हो गया? दूध में जो कफ को बढ़ाने वाला गुण था उसी ने कफ को बढ़ाया और कफ के लक्षण दिखता है, तो ये क्या हो गया? लेकिन ये संसर्ग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दूध में वायु को बढ़ाने वाली कोई गुण नहीं है। पित्त को, एक शीत है मगर स्निग्ध होते ही वायु नहीं बढ़ सकता। अगर शीत के साथ रुक्ष आ जाए तब फिर वायु बढ़ेगा। तो यहां हम क्या कहेंगे? दूध पिया, दूध पीने के वजह से, अब देखो एक और उदाहरण देता हूं। एक आदमी ने दूध पिया, अधिक दूध पीने से बुखार आ गया। लक्षण जो है पित्त जैसा दिखता है, कफ जैसा नहीं दिखता है। कफ जैसा लक्षण नहीं दिखता है, पित्त जैसा लक्षण दिखता है। पित्त के कौन कौन से गुण है? उष्ण, द्रव, बताइए जरा कौन कौन से गुण हैं? बलदेव जी बताइए। कफ पित्त वात, तीन ही तो गुण है, चौथा तो है ही नहीं, तीन ही तो दोष है। पित्त के तम गुण स्नेहम स्नेह उष्णम तीक्ष्णम हाँ, च बलदेव जी द्रव बताइए। अम्लम तरम कटु। सस्नेह है वह, उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रव है, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। स्नेह उसने, स्नेह तो चलो दूध में भी स्नेह है, मान लिया। दूध में भी क्या है? स्नेह है, द्रव है। लेकिन बगैर उष्ण और तीक्ष्ण के वह स्नेह पित्त को स्वतंत्र रूप से अधिष्ठान होकर के नहीं बढ़ाता। मैंने क्या बोला? दूध में द्रव भी है, स्नेह भी है, दोनों, पित्त में भी स्नेह और द्रव है, दूध में भी है, होने के बावजूद भी वो पित्त को उस हिसाब से नहीं बढ़ाता जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। पित्त को उस हिसाब से बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से पित्त को बढ़ाने के लिए हाँ, स्वतंत्र रूप से बढ़ाने के लिए, पित्त को बढ़ाने के लिए उष्ण और तीक्ष्ण ये गुण होना जरूरी है। अब ये कफ को इसने बढ़ाया, दूध को, कफ को तो बढ़ाया। दूध पी रहा है, दूध पी रहा है,
रोगी के शरीर में कफ का कोई भी लक्षण नहीं है। लक्षण है पित्त का, गर्मी हो रही है वगैरह वगैरह बहुत सारे, तो हम कहेंगे कि यहाँ परतंत्र दोष व्याधि, क्योंकि जो हेतु है, हेतु का संबंध दिखने वाले दोष से अगर नहीं होगा तो हम चिकित्सा उस चीज का बिल्कुल नहीं करेंगे जो हमें दिखाई दे रहा है। यानी जो दिखता है वो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें देखना है कि हेतु क्या है, किस वजह से ये लक्षण दिख रहा है पित्त का। कफ के हेतु है और पित्त बढ़ रहा है, इसका मतलब है कफ का जो कर्म हुआ अंदर जाकर के अग्नि स्थान को कफ ने विकृत किया और करके आवरण हो करके उस अग्नि को प्रदीप्त करके अग्नि को विकृत करके अग्नि बढ़ गया। कफ अपने में ठीक है, इस तरह से हमें चीजें देखना चाहिए। एक चीज और देखो, पानी से नहाने पर, बहुत ठंडा पानी में स्विमिंग में चला गया, जो होता है वाटर पार्क में जो होता है, वहां गया, घंटों सुबह से शाम तक नहाया, नहाने के बाद उसको क्या हो गया, ठंड लग गया और बुखार आ गई। लक्षण उसके शरीर गौरव, शरीर शूल और गात्रदाह, शरीर में जलन, सिर में दर्द और शरीर गौरव, शरीर में भारीपन लग रहा है, नाक से पानी बह रहा है, प्रतिश्या जैसी स्थिति हो रही है। तो यहां पर हेतु क्या होगा, कफ के हेतु होगा। क्या होगा, समझ में आया आपको? इसमें वायु का कोई हेतु नहीं है, क्योंकि इतना यात्रा करके वैष्णव देवी जो गया तो उस यात्रा के वजह से वायु बढ़ा है, मगर यहां तो वायु बढ़ा नहीं है। मगर उसमें जो बुखार आ रहा है वो तीनों का लक्षण उसमें दिख रहा है। शरीर में भारीपन, नाक से पानी बहना, प्रतिश्या, ये कफ का लक्षण दिख रहा है बुखार में। शरीर में दर्द, विशेष करके सिर में दर्द, ये वायु का। और शरीर खूब तप रहा है, ये पित्त का। कफ पित्त वात। अब इसको हम सन्निपात नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? सन्निपात होने के लिए क्या होना जरूरी है, दिलीप कुमार जी बताइए। अभी हमने क्या पढ़ा था? आदि थोड़ा पानी पिला दे बेटा। तीनों तीनों दोषों का आपस में मिलना जरूरी है। तीनों दोषों का हेतु आप दिखनी चाहिए। यहाँ किसका हेतु है? कफ के। कफ के हेतु है। बस सुबह से शाम तक पानी में भीगता रहा। पित्त और वायु का हेतु है नहीं, फिर भी लक्षण दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इसमें जो कफ है वो स्वतंत्र दोष प्रकोप है, वात और पित्त परतंत्र दोष प्रकोप है। यह संसर्ग और सन्निपात नहीं है, बल्कि कफज ज्वर है। क्या है? कफज ज्वर है। चाहे कितना ही वायु के लक्षण दिखे या पित्त के लक्षण दिखे, हमारी चिकित्सा हेतु के, दोष के, गुण के विपरीत होगा। किसको क्या समझ में आया बताइए? बताइए। ये हमारे चिकित्सा का एक तरह से दिशा तय करेगा। स्वतंत्र परतंत्र दोष प्रकोप, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा का दिशा तय करता है। एक व्यक्ति आएगा, बोला सर अमुक समस्या है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? इसको नोट करिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि चिकित्सा दोष के, गुणों के विपरीत होता है। जैसे वायु है तो रुक्ष, सीता, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, ये वायु के गुण हैं। तो इनमें से कौन सा गुण इस समस्या का हेतु है, उसको टटोलना है।
उसके विपरीत चिकित्सा करना है। ये कब करना है? जब स्वतंत्र दोष प्रकोप होगा तो करना है। जैसे अभी हमने देखा, उसने स्विमिंग में गया, खूब नहाया, नहा करके, हालांकि लक्षण तीनों में दिख रहा है, लेकिन चूंकि हेतु कफ का था, इसीलिए कफ के गुणों के विपरीत हमने चिकित्सा। तो ये क्या है? यह चिकित्सा के दिशा को निर्धारित करने वाली बात है। अब आप चाहे तो 5 दिन लगा के पंचकर्म सीख लो, चाहे लगा करके आप 2 दिन में कुछ सीख लो। क्या क्या सीखते हैं आजकल, 5 दिन 10 दिन में जो कुछ भी सीखते हैं मार्केट में, अब ये 5 दिन 2 दिन में चीजें कहाँ सीखी जाएगी? आपको समझना होगा कि भाई स्वतंत्र में कौन कौन से रोगों में स्वतंत्र आएगा, कौन कौन से रोगों में परतंत्र आएगा, संसर्ग कहाँ कहाँ दिखेगा, सन्निपात कहाँ कहाँ दिखेगा, आवरण कैसे कैसे होगा, ये चीजें समझना। और यही हमारे चिकित्सा का मेन रूट है। क्या है? यही। कभी भी अपने दीवारों में इसी चीज को नोट करके रखो। क्या करना है? कोई भी व्यक्ति आएगा तो हमें दोष के विपरीत चिकित्सा करना है। दोष डिसाइड करने का 2 तरीका है, स्वतंत्र दोष है या परतंत्र दोष है। अगर स्वतंत्र है तो उस दोष के विपरीत चिकित्सा करना है। अगर परतंत्र है तो जिसने आवरण किया, परतंत्र को हम क्या कहेंगे? आवरण। जैसे अभी यहाँ क्या हो गया? कफ बढ़ गया दिन भर स्विमिंग करने से। कफ के मान जब बढ़ गया तो कफ में क्या क्या है? कफ में शीत गुण है, द्रव है। ध्यान से सुनना। अब ये जो जिस आदमी को स्विमिंग उसने किया, करने से पित्त और वायु कैसे बढ़ गया? तो वो कैसे बढ़ गया? क्योंकि कफ में जो शीत है, द्रव है, जल तत्व है, शीत वायु में भी है, तो कफ में जो शीत है वह शीत के बढ़ने से वायु के शीत गुण ने उसको पकड़ लिया। उस कफ में जो द्रव है, कफ में जो द्रव है, जो लिक्विड है, वही पित्त में द्रव है। तो बेशक अपने कारणों से तो नहीं, बल्कि कफ के उस द्रव को पकड़ करके पित्त जो है उससे प्रभावित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? एक गली का कुत्ता जब दूसरे गली में जाता है, तो जिस गली में वो जाता है उस गली में बिल्ली भी है, कुत्ते भी है, गाय भी है, इंसान भी है, तरह तरह के हैं। लेकिन ज्यादा प्रभावित कौन होगा? उस गली के कुत्ते ही प्रभावित होंगे। थोड़ा कम बिल्ली प्रभावित होगा, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर कफ में द्रव है, क्योंकि कुत्ते में जो गुण है वही गुण दूसरे कुत्ते में होगा। कफ में जो द्रव है वही द्रव पित्त में भी है, लेकिन पित्त अपने कारणों से तो नहीं बढ़ा, मगर कफ में तो है। और उसी को अपना रिश्तेदार ये समझ लेता है, कहता भैया ये तो बड़ा बढ़ते आ चुका है, चलो इसके साथ, मजबूरन चलता है। जैसे दूसरे गले के कुत्ते जब इधर आता है भौंकते हुए, तो उस कुत्ते को पता नहीं चलता, पता नहीं क्या है। दूसरे गले के कुत्ते आए, इस गली में 10 कुत्ते बैठे हैं, अब एक कुत्ता भौं भौं करके चीखता है, तो बाकी के कुत्ते सोए हुए हैं, उसको पता नहीं है भाई ये चीख क्यों रहा है। अब वो पूंछ हिलाते हुए चारों ओर निगाह मारता है, भौंकता है, उसको पता नहीं है कि भौंक क्यों रहा है। अब उसको ये लगता है कि भाई अगला भौंक रहा है तो कुछ तो बात होगी, तो चलो हम भी भौंक लेते। कफ में जो स्निग्ध गुण बढ़ गया, कफ में जो द्रव गुण बढ़ गया, वो क्यों बढ़ा पित्त को कोई मतलब नहीं है, कोई पता ही नहीं है, पता नहीं क्यों बढ़ा। लेकिन चूंकि बढ़ते आया है तो उससे पित्त में जो द्रव है वो प्रभावित होगा। ऐसे ही एक सेकंड में थोड़ा अपनी बात को खत्म करूं फिर। वायु में, कफ में जो शीत गुण है वो जब बढ़ता है तो उससे वायु भी प्रभावित होगा। तो आवरण जो है वो इन्हीं में, वायु का जब गुण बढ़ेगा तो स्वतंत्र दोष कफ हो गया, और उसके शीत को लेकर के वायु जो है प्रभावित हो जाता है, और वायु अपने से बढ़ जाता है, शीत को लेकर के बढ़ता है, वो शीत गुण बढ़ा देता है। तो यहाँ क्या हो गया?
स्वतंत्र हो गया कफ, परतंत्र हो गया पित्त और वात। चिकित्सा किसकी करनी है? चिकित्सा यहाँ करनी है जो स्वतंत्र दोष है उसकी पहले चिकित्सा करनी है। जिसने आवरण किया है वायु और पित्त को, आवरण किसने किया है? आवरण करने का मतलब है उसको डिस्टर्ब करना। किसने किया? कफ ने किया। क्या चिकित्सा करे? कफ की चिकित्सा करना। चाहे बेशक पित्त कितना ही क्यों ना बढ़ता हो, वायु कितना ही या क्यों ना बढ़ा हुआ हो, चिकित्सा किसकी? कफ की ही होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए चिकित्सा? कफ की ही। किस तरह से कफ का, इसीलिए जब आप देखोगे ना मेरे वेबसाइट में बहुत सारी इस तरह की दवाइयां है। हाँ, बहुत सारे ऐसे दवाइयां हैं, कफ को शांत करने वाला, पित्त को शांत करने वाला, वायु को शांत करने वाला, कफ पित्त को शांत करने वाला, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। हम लोग भी बहुत सारे ऐसे आदत होती है ना सोशल साइड में, अरे क्या बात है यार बहुत अच्छा नुस्खा है, ऐसे बड़े अच्छे नुस्खे होते जो कि बड़ा मन को खुश करता है, यार मजा ही आ गया महाराज नुस्खा देख करके, तो ये तो अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आपको ये भेद पता चल जाए यार ये जो नुस्खा है ना इसमें ये गुण है, बेशक अच्छा काम करता है, लेकिन ये मेडिसिन यहाँ काम करता नहीं करता। इसको जानने के लिए हमें क्या जानना होगा? रोग का मूल कारण वो किस दोष से संबंध रखता है, उसके किस गुण से संबंध रखता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने संग और संसर्ग इस चीज को हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब हम जरा जाएंगे, किसी ने कोई क्वेश्चंस करना है तो अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि अब हम दूसरे सूत्र में जाने वाले हैं। जी गुरुजी एक बात पूछनी थी। पूछिए। पित्त अपने द्रव उष्ण गुण, उस द्रव उष्ण तीक्ष्ण से आवरण करता है और कफ द्रव द्रव और शीत से। हैं? पित्त आवरण द्रव उष्ण तीक्ष्ण गुण से करता है और कफ द्रव शीत से। नहीं नहीं, आवरण तो किसी भी से भी कर सकता है, जो कफ में जो गुण है वो सभी गुण से आवरण कर सकता है। जी जी ठीक है। आवरण का मतलब क्या है? जैसे ठंडा जो है वो गर्मी के विपरीत होता है। जैसे कोई आदमी गर्म है तो उसको हम क्या कहते हैं कि भैया चलो ठंडी चीजें पिलाओ। क्यों? क्योंकि वो उसके विपरीत होता है। विपरीत होने का मतलब है उस गर्मी को उसने आवरण किया, यानी उसको रोका, उसको ढका, उसको बंद कर दिया। यही बात आवरण का है। चलिए जरा, और किसी ने कोई क्वेश्चंस करना है? जी गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ, यस। अधिक भोजन करने से कहते हैं ये कफ बढ़ता है या वात दोष बढ़ता है गुरुजी? अधिक भोजन करने से कफ भी बढ़ता है, पित्त भी बढ़ता है, वायु भी बढ़ता है। अगर आवश्यकता वायु, से अगर तीनों ही खाली वायु, बढ़ेगा। अच्छा तीनों एक साथ बढ़ते हैं ये? तीनों ही बढ़ेगा। अपने लेकिन अपने अगर, अपने अपने गुणों से तीनों ही बढ़ेगा। वो क्यों लेकिन बढ़ेगा? मुख्य, वो बेसिकली वो आज का प्रसंग नहीं है। वो आज का हमारा प्रसंग है संसर्ग, सन्निपात, स्वतंत्र परतंत्र दोष प्रकोप। ठीक है, अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से, जो आपने कहा अधिक मात्रा में भोजन करने से, तो ये आपका क्वेश्चन परफेक्ट नहीं हुआ। परफेक्ट क्वेश्चन होता है अजीर्ण अवस्था में अधिक भोजन करने से। अजीर्ण अवस्था में अधिक भोजन करने से क्या बढ़ेगा? तो यहाँ महाराज तीनों ही दोष बढ़ जाते हैं। अच्छा अजीर्ण मतलब अपच? हाँ, तीनों ही दोष बढ़ेगा। किन किन कारणों से बढ़ेगा वो फिर लंबा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम पहले यहाँ चर्चा कर चुके हैं। हम पहले इसके ऊपर बात करते हुए आ चुके हैं, तो अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अभी हम जस्ट यहाँ पर ये समझ रहे हैं चिकित्सा की जो व्यवस्था है। अब आप सभी लोगों को अगर इसी तरह से आयुर्वेद पढ़ना है, लेकिन ये बात है कि हमारे यहाँ ये 9-10 दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक हमें आगे बढ़ना होगा। इसी तरह से हर एक सूत्र को गहराई में जाकर के उसके जड़ को टटोलना होगा। और यही वो विधि है कि आप अगर इस तरह से साल, 1.5 साल, 2 साल तक लगा करके अगर आप आयुर्वेद को समझने का प्रयास करेंगे तो उम्मीद है कि आपको कोई थोड़ा सा यस जी, प्लीज आप ऑडियो को म्यूट करिए जरा। सोलंकी जी, सोलंकी महेश जी, आप ऑडियो को म्यूट रखिए। अब हम
सोलंकी जी, हाँ बोलिए। आप सर अपने ऑडियो को म्यूट रखिए, जब बोलना होगा तो खोलना। चलिए मैंने कर दिया। आप देखिए जरा 11 नंबर वाला सूत्र को देखते हैं। अब यहाँ पर अभी जो मैंने आपको बताया वही बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कोई नई बात लिखा नहीं है, लेकिन इसको हमें चीजें समझना तो होगा ना कि आयुर्वेद के बुक जो है जहाँ जहाँ हम पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका प्रसंग किस तरह से आता है। पढ़ना तो इसी का ही नाम है। सीधा सीधा पढ़ोगे तो फिर तो बुक खरीद के पढ़ लो, फिर किसी टीचर की जरूरत क्यों है? 1 घंटे तक समय आप क्यों यहाँ दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अब इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। हम लोग विमान स्थान तक, सूत्र स्थान से निदान स्थान सब कुछ पढ़ते हुए आए हैं, तो जिन्होंने पढ़ते हुए आए हैं उनको यहाँ मजा आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनको भी धीरे धीरे समझ में आएगा तो मजा भी आएगा। आप देखिए जरा 11 नंबर में क्या बोल रहा है, तत्र अनुबंध्य अनुबंध कृतो विशेषः। अब परसों हम लोग ने क्या बोला था, अनुबंध और अनुबंध्य के बारे में हमने बोला था, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। अनुबंध का मतलब होता है जो बंध गया है, अनुबंध्य का मतलब होता है जिसने आवरण किया है या बांधा है। जैसे अभी हमने बारिश में या स्विमिंग में जाकर के नहाया, कफ बढ़ गया, बुखार हो गया, और उसने अनुबंध किया वात पित्त को, लक्षण तीनों का दिख रहा है, तो वात और पित्त यहाँ अनुबंध्य हो गया, शब्द का अर्थ समझ लो, और कफ क्या हो गया, अनुबंध हो गया। यही बात को यहाँ पर विशेष रूप से बता रहे। अब यहाँ ये बता रहे कि महाराज फिर इसका मतलब कि स्वतंत्र दोष प्रकोप और परतंत्र दोष प्रकोप को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे। परिभाषित कैसे करेंगे, मनमर्जी बताएंगे क्या? नहीं, इन्होंने कहा इसका एक जबरदस्त सूत्र है। क्या है? स्वतंत्रो। देखिए जरा बुक में, स्वतंत्रो 11 नंबर वाला सूत्र पढ़ रहा हूं। स्वतंत्रो व्यक्तलिंगो यथोक्त समुत्थान प्रशमो भवन्ति अनुबंध्य। यह अनुबंध्य है। क्या है? स्वतंत्रो, जो स्वतंत्र कारणों से, अपने कारणों से दोष प्रकोप होते हैं। जैसे स्विमिंग पूल में जाकर के दिन भर स्नान किया, उससे सर्दी खांसी हो गई, बुखार आ गया, तो ये कफ का लक्षण है। शरीर में भारीपन लग रहा है, ये कफ का लक्षण है। तो स्वतंत्र कारणों से जो दोष बिगड़ता है, स्वतंत्र कारण कैसे? जैसे कफ है, शीत, स्निग्ध, मधुर, पिच्छिल, ये कफ के अपने हेतु है, अपने लक्षण है, अपना गुण है। ज्यादा दूध पियोगे कफ बढ़ेगा, ये कफ का स्वतंत्र कारण हो गया। ज्यादा पानी पियोगे, ज्यादा दिन में सोओगे, ज्यादा हर्षित प्रसन्न रहोगे, ज्यादा मलाई घी मक्खन खाओगे, यह कफ को बढ़ाता है। स्वतंत्रो। दूसरा एक तो ये हो गया जो अपने कारणों से बढ़ते, स्वतंत्रो इस शब्द का अर्थ है जो अपने कारणों से बढ़ते हैं। दूसरे नंबर में आया व्यक्तलिंगो। व्यक्तलिंगो का मतलब है लिंग यानी लक्षण, जिसका लक्षण दिखता है, जिसका लक्षण स्वतंत्र दोष प्रकोप के बारे में बता रहा है, जो अपने कारणों से बढ़ता है और जो जिसका अपना लक्षण भी दिखता है। जैसे बरसात में नहाया है, सर्दी जुखाम नजला खांसी, शरीर में भारीपन, ये कफ के सारे लक्षण हैं। तो यह लक्षण दिख भी रहा है और भैया उसका हेतु भी दिख रहा है, कारण भी दिख रहा है, लक्षण भी दिख रहा है। ये दोनों इस बात को बता रहा है।
यथोक्त समुत्थान प्रशमो, यथोक्त समुत्थान प्रशमो, इसका मतलब होता है कि यथा उक्त समुत्थान प्रशमो भवन्ति, जिस तरह से अपने कारणों से उत्पन्न दोषों का अपने लक्षण दिखता है, और जो उस लक्षण उसके हेतु के विपरीत चिकित्सा करने से स्वयं वह समस्या मिट जाता है, उसको हम कहेंगे स्वतंत्र दोष प्रकोप। क्या कहेंगे? भवंती अनुबंध। समझ में है आप लोगों को? जो अपने कारणों से बढ़ता है, जिसमें अपना लक्षण दिखता है, और उसके चिकित्सा करने से जो ठीक हो जाता है, उसको कहेंगे स्वतंत्र दोष प्रकोप। अधिक दूध पीने से मंदाग्नि हुआ, हिंगवाष्टक चूर्ण दे दिया, मंदाग्नि ठीक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? दूध जो है कफ को बढ़ाता है, और मंदाग्नि जो है उसके साथ साथ बहुत सारे लक्षण, शरीर में भारीपन, उल्टी आने जैसी स्थिति होना, सारे ये कफ के लक्षण है। तो ऐसे लक्षण दिखता है तो समझ लो कि भैया हेतु भी हमें समझ में आ रहा है, दूध पीता है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास 2-3 दिन, परसों, कल गए वो लोग, एक लेडीज थी, यूपी से आई थी मेरे पास, यहाँ 5 दिन तक बैठी पंचकर्मा के लिए। अब मैं उसको रोज सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम बुलाऊं नाड़ी परीक्षण करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस किया। आयुर्वेद में ये बड़ी जबरदस्त बात है कि हमें पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, क्योंकि कारण क्या है नहीं कह सकते। पहले दिन मुझे समझ में आया भैया नाड़ी में तो पित्त दिख रहा है और लक्षण भी पित्त का है। फिर मैंने पित्त शामक एक दवाई दिया, उससे उसका दिक्कत और बढ़ गया। तो मैं कहा यार ये तो फिर तो संभव ही नहीं है, इसका मतलब ये स्वतंत्र तो नहीं है। सीधी सी बात है, किसी का कोई समस्या है और उसका लक्षण कुछ दिखता है, वह लक्षण जिस दोष से संबंध रखता है, उसके विपरीत दवाई देने से अगर उसमें समस्या बढ़ता है तो क्या है, यह भैया सीधी नहीं है, टेढ़ी खीर है, यानी ये परतंत्र है। अब वो परतंत्र है कहाँ से शुरू हुआ, उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। इसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, हमें इसको टटोलना पड़ेगा। तो पहले दिन हुआ, मैं समझ गया, फिर मैंने क्या किया, उसको लंघन कराया। उसके बाद दीपन पाचन में मैंने उसको कुटकी दिया, ऐसे अगड़म बगड़म चीजें दे दिया, जो कि कफ में भी काम करता है, पित्त में भी करता है, तो उससे बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, पेट भी साफ हुआ, भूख भी लगने लगा, सारी चीजें, शरीर में हल्कापन भी आया। उसके साथ फिर मैंने थोड़ा दीपन पाचन करना था, तो कभी नागरमो था, कभी कुछ कॉन्स्टिपेशन था, शंखवटी तो हम दे नहीं सकते थे, तो इस तरह की चीजें, हिंगवाष्टक चूर्णा में खूब घी में घोटता मार मार करके हिंगवाष्टक चूर्णा थोड़ा थोड़ा भोजन के बीच में, अजृण था, उदावर्त था, आर्तव का, ब्रेस्ट में उसका गांठ बनता था, पीरियड आने से 10 दिन पहले से ब्रेस्ट जो है ना उसके नीचे गांठ होता था, पीरियड बंदा होते ही वो गांठ डाउन हो जाता था, बंद होता था, सब कुछ हो गया। फिर परसों मुझे, चौथे दिन मुझे बातों बातों में उसने कहा कि सर मैं तो, जो होता है ना चौक जिससे हम लिखते हैं बोर्ड में स्कूल में, कहते हैं कि दिन में 4-4, 5-5 चक खाती थी, मेरी बहन भी ऐसे ही खाती है। अब मैं समझ गया महाराज इसको दिक्कत क्या है। बताइए, कोई बताइए दिक्कत क्या हो सकता है। अब आयुर्वेद के ग्रंथ में कहाँ मिट्टी खाने की बात है, कोई बताइए। चक यानी मिट्टी कहाँ पर है, बताइए कोई जरा, बताइए। सोथ में गुरुजी, हाँ, सोथ में। नहीं नहीं, मिट्टी खाने की बातें किस रोग में है, किसका हेतु है मिट्टी खाना। अब आप लोग सब कुछ पढ़ के आ चुके हो, फिर भी भूल गए पा, यार। पा, पांडु का। पांडु का, पांडु 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 का है लक्षण, हम पढ़ते आ चुके हैं। मिट्टी खाना पांडु का लक्षण है। उसके बाद मैं गया वेबसाइट में, तुरंत भगे भगे, मैं कहा तो इधर आ,
जैसे मैंने पांडु के हेतु खोल करके सामने रखा, महाराज इसको भी यस, उसको भी बस, उसको भी यस, अच्छा मैं कहा भाई तू रहने दे, फिर आगे बढ़ना ही नहीं, तेरा जो चिकित्सा होगा पांडु का ही होगा। उसके बाद फिर मैंने उसको बमन कराया, एक वीडियो मैंने उसमें फेसबुक में डाला हुआ है, बमन कराया। अब ये देखो पांडु के साथ, अब उस पांडु में सब कुछ वही है, उसमें पीसीओडी के बारे में है, पीसीओएस के बारे में है, उसमें पांडु के अंदर जो है बहुत सारी इस तरह की बातें आई हुई है। गुल्म भी जो है पांडु के संदर्भ में आता है, आर्तव दुष्टि भी पांडु के संदर्भ में आता ही है, मन में चिड़चिड़ापन पांडु के संदर्भ में आता ही है, थायराइड वायराइड सारे पांडु के संदर्भ में आता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं एक बमन का, हालांकि पांडु में बमन नहीं कराया जाता, लेकिन क्योंकि उसके ब्रेस्ट में आता था और ब्रेस्ट से ऊपर तो पसीना आता था, नीचे पसीना बिल्कुल नहीं आता था। अब ये पांडु में पसीना ना आना एक बड़ा दिक्कत है, स्नेह का अभाव पांडु रोग है, और स्नेह की अधिकता कुष्ठ रोग है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। कुष्ठ है तो शरीर में स्नेह बड़ी है, स्वेद बड़ा है, स्वेद जब ज्यादा हो तो कुष्ठ होता है, स्वेद बिल्कुल ना हो तो पांडु होता है। तो पांडु में जो है उसको स्नेह हमें देना था, तो स्नेह के रूप में मैंने फिर उसको कल्याण घृत लाके दे दिया, दाढ़ी मादी घृत, कल्याण घृत, द्राक्षादि घृत, उसको हम कंटिन्यूसली अब देना शुरू किया। उसके बाद एक मैंने बमन कराया, बमन से उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने उसको क्या किया, कुछ तो एक तो नवायस लोहा, इसका मैंने वर्धमान क्रम करने के लिए बताया है, नवायस लोहा, और पिप्पली, क्षीर पाक विधि से पिप्पली उसको हम देंगे। तो इस तरह से करके, क्योंकि पिप्पली जो है धीरे धीरे अग्नि का वर्धन भी करता है, प्राकृतिक अग्नि का निर्माण करता है, शरीर में ओज तेज का निर्माण करता है, जो धातु अग्नि है उसको बढ़ाता है, मांस धातु को, मज्जा धातु का जो अग्नि है उसको पिप्पली वर्धन करता है। साथ में अगर क्षीर है तो दूध जो होता है वो पित्त के लिए सही है, शरीर में स्नेह का निर्माण करता है। तो इस तरह से जैसे ही मैंने उसको सारे चीज सिस्टम बनाना शुरू किया, उसका दिक्कत जो भी उसमें सिम्टम्स था वो एकदम, हालांकि अभी 2-3 दिन ही हो रहा है अभी ये सब होते, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक सुधार है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि उसको ये चीज़ें उसको अच्छा भी लगेगा। तो देखो मुझे 6 दिन तक उस लेडीज को रोज मैं उसको दीपन पाचन भी कर रहा हूँ। अब कभी मेरा दिमाग घूमता है कि भैया इसका उदावर्त है, क्योंकि कब्जियत होती है। अब मैं कभी सोचूं यार उदावर्त के वजह से ऐसा तो होता तो है, लेकिन आयुर्वेद में कहीं पर भी उदावर्त का संबंध उसके ब्रेस्ट में गांठ होने वाली तो बताया ही नहीं है। हाँ, हृदय में दर्द बताया है, पीठ में दर्द बताया है, लेकिन गांठ के तो वहाँ कहीं उस लेवल में तो लिखा नहीं है, वो भी पीरियड के आसपास में ऐसा। फिर जैसे पांडु आया तो मैंने उसको समुचे रूप में उदावर्त का, आर्तव उदावर्त और पांडु, इन दोनों का मिक्सअप चिकित्सा दे दिया। उम्मीद है बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होने के पीछे का जो मेरा ट्रिक था वो क्या था, उसको ऑब्जर्वेशन करना, उसको देखना, उसको समझना, रोग का कारण क्या है, लेडीज क्या बोलती है। इसीलिए एक सिस्टम बनाना है और रोगी को रोज कुछ न कुछ उसको पूछते भी रहना है। मैंने एक चीज देख लिया, पेशेंट को बुलाना है, 10-12 दिन तक रखना है, उससे रोज नाड़ी भी देखो, उससे बात करो, और कुछ बहुत सारे कहानी उससे सुनो, तो कहानी से पता चल जाता है। अभी यहाँ पर मेरे पास एक लड़का है और इसको भी इसी तरह का कोई समस्या है, ये लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हालांकि इसका लगभग हो चुका है मेरा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इसका अभी भी और समझना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पेशेंट के लिए थोड़ा सा है, और हम लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत तो होगी कि पेशेंट को रखना है, अपने घर में बैठाना है, नज़दीक पेशेंट बैठेगा तो 24 घंटा हमारी निगरानी में रहेगा, इसकी जो हरकतें उसको हम देखेंगे, फिर उसके बाद जो सटीकता आएगा वो फिर अच्छा रहेगा। तो आज हम लोगों ने स्वतंत्र दोष प्रकोप और परतंत्र दोष प्रकोप, परतंत्र दोष प्रकोप क्या है, जो दोष अपने कारणों से बढ़ता नहीं है और जिसकी अपनी चिकित्सा करने से समस्या ठीक नहीं होता, वो परतंत्र है। क्या है, जैसे यहाँ पर पित्त का लक्षण तो दिखता है उस बुखार में, लेकिन पित्त का अपना कोई कारण नहीं है, और पित्त के लिए अगर कोई शीत प्रदान कोई इस तरह के द्रव्य अगर उसको दे दिया जाए तो उससे और ज़्यादा बढ़ने का संभावना होगा, उसका बुखार और बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, सूत्र क्या बोलता है
जो अपने कारण से बड़ा नहीं है और अपने कारणों का चिकित्सा करने से जो ठीक नहीं होता, तो वह है परतंत्र। और जो अपने कारणों से बड़ा है, अपने कारणों का चिकित्सा करने से ठीक होता है, वह है स्वतंत्र। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं जरा। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 3 सूत्र क्रमांक 85 निकालिए। अभी थोड़ा अगर समय है तो इसको थोड़ा देख लेते, मेरे हिसाब से 5 मिनट तक थोड़ा और इसमें हम पढ़ेंगे। निकालिए जरा चरक चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 3 सूत्र क्रमांक 85। इसको कांते जी फटाफट निकालो और स्क्रीन को शेयर करो। वात कफज ज्वर, चलो अगर नहीं निकल पाया तो उसमें जाकर के देख लो और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसको स्टडी करो। एक और आता है विषम ज्वर प्रायभूत संग। ये जितने भी जो विषम ज्वर है, चाहे वो टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, ये जितने भी जो बुखार है ना, जितने भी जैसे कोरोना है, ये क्या है, स्वतंत्र नहीं है। जितने भी विषम ज्वर आयुर्वेद ने बताया वो सभी परतंत्र दोष प्रकोप है। परतंत्र का मतलब क्या हो गया, जो अपने हेतु से बड़ा नहीं है और अपनी चिकित्सा करने से ठीक नहीं होता। जैसे विषम ज्वर है, जो लक्षण दिख रहा है और उस लक्षण का संबंध जिस दोष के साथ है, उसकी डायरेक्ट चिकित्सा करने से विषम ज्वर ठीक नहीं होता है। तो परतंत्र किससे जुड़ा हुआ है उसको देखना है। परतंत्र का कारण कफ है, पित्त है, वायु है, संग है, संसर्ग है, सन्निपात है, आवरण है, आवरण करने वाला क्या है। बस ये कुछ चीजें हैं, इसको नित्य अभ्यास करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। एक और चीज है कफज अम्ल पित्त, नोट करिए जरा कहाँ कहाँ जाकर के हम इसको स्टडी करेंगे। हालांकि परसों के क्लास में इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग भी इसको देख लो। कफज अम्ल पित्त में जाकर के देखोगे, कफज अम्ल पित्त। एक और रोग है रुद्रपथ कामला, रुद्रपथ कामला। ये मैं नाम इसीलिए बता रहा हूं कि जाकर के आप इसको पढ़ लो, और पढ़ने से जैसे रुद्रपथ कामला है, तो कामला जो है, पीलिया जो रोग है, इसका संबंध हम क्या मानते हैं, पित्त से मानते हैं ना, क्योंकि पित्तज ही कामला रोग का मूल कारण हम मानते हैं। लेकिन रुद्रपथ कामला अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर पित्त का कोई चीज दिखाई नहीं देगा। रुद्रपथ कामला में मल द्वार से सफेद सफेद झाग निकलता है, और सफेद झाग तो कफ का है भैया। अब पित्त के विपरीत चिकित्सा करना है, क्या होगा, शीत ही चिकित्सा करना होगा। ठंडी दवाई दोगे तो उसको और बढ़ जाएगा। तो हमेशा चिकित्सा करते वक्त, दवाई देते वक्त हमें इस बात को देखना पड़ेगा। तो रुद्रपथ कामला एक बार उसको पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। रक्त पित्त चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 4 के सूत्र क्रमांक 29, प्राण ही समुत क्लिष्टात्, इस सूत्र को ध्यान से इसको पढ़िए। और एक पढ़िए आप ग्रहणी अध्याय में चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 15 सूत्र क्रमांक 42, ग्रहणी रोग। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप स्टडी करिए और परसों प्रिपेयर होकर के आप लोग आ जाइएगा। संसृज्यमानम पित्तेना जनयति अम्ल पित्तम, अभोजनात् अजीर्णाति भोजनात्। ये जो चरक चिकित्सा स्थान का ये ग्रहणी रोग से संबंध जो बातें, इसको ग्रहणी का इस चीज के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेना। वो ग्रहणी में तो फिर कई सारे, उसके बाद एक आता है आपका ये अर्दित रोग, वात प्रकोप अर्दित रोग है, तो इसमें भी आपने एक बार देखना है। और वात व्याधि चिकित्सा चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 28 सूत्र क्रमांक 58, इसको पूरा पढ़ करके परसों आना है आप लोगों ने, ठीक है। वात व्याधि चिकित्सा, फिर परसों के क्लास में आप लोगों को मजा आएगा। लेकिन अभी जो नए विद्यार्थी हैं वो लोग परसों नहीं आएंगे, क्योंकि लिंक उनको मिलेगा नहीं। आप लोगों के लिए आज का क्लास इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज का जो जो मूल बातें हैं वो आज हमने जो बताना था बता दिया। अब इसके ऊपर जो व्याख्यान करेंगे हम, एक एक करके चीज़ों को हम समझेंगे, अलग अलग रोगों का। उसके अगर वो क्लास आप लोगों ने करना है, समझना है, इस तरह से हमारा क्लास चलता रहता है। तो आप लोग पर मंथ 500 रुपीज़, इसमें कोई दिक्कत नहीं, या 4000 रुपये हम लोग लेते हैं, जिससे हम सेल्फ डायग्नोसिस जो वेबसाइट है, 2 साल तक का वेबसाइट है और 1 साल तक का क्लास है, छुट्टी हो गया।
4000 पे करो, 1 साल तक आयुर्वेद का इस क्लास में कंटिन्यूसली आप लोग आते रहिए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैंने कहा आपका 300-400 भी नहीं पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा एक हाथ ताली बजाने के लिए आप आगे बढ़ाइए और एक हाथ हम आगे बढ़ाइए, तब जाकर के बजेगा ताली। ठीक है जी, तो आज का हमारा क्लास इतना ही है। जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस करना है वो कर सकते हैं। गुरुजी मुझे पूछना है कुछ। ये जो आज हमने चर्चा की है ये किस अध्याय में मिलेगा हमें पूरा वर्णन है जो? अभी मैंने सारा तो बताया सर। नहीं, लास्ट में आपने कुछ बताया था वो मैं भूल गया, वो सुन नहीं पाया। कोई चैप्टर बताया था आपने। ये है आपका चरक संहिता चिकित्सा स्थान वात व्याधि अध्याय में, देखिए। ओके ओके, चलो सही। ठीक है जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे।